नमस्ते। आप और हम सब प्रयासरत हैं कि अपने बच्चों को एक सफल जीवन दे सकें। उनकी शिक्षा पर लाखों खर्च करते हैं। उनके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की ट्रेनिंग पर हम प्रयासरत रहते हैं। उन्हें अच्छे से अच्छे भोजन देने का प्रयास करते हैं, अच्छे कपड़े देते हैं। उनके हर छोटी इच्छा की पूर्ति के लिए हम हर संभव कोशिश करते हैं। मगर परंतु ये जो हमारा प्रयास है, ये क्या बच्चे की सफलता की तरफ उसे लेकर के जा रहा है? ये प्रश्न हमें अपने आप से पूछना चाहिए। हमें सफलता को समझने का प्रयास करना चाहिए। उसे एक अच्छी नौकरी मिले, ये अच्छी बात है, परंतु सफलता सिर्फ उतना ही है क्या? हमारे विचार में सफलता की पहली कड़ी बच्चे का स्वास्थ्य है, हमारा आपका स्वास्थ्य है। यदि घर में कोई बीमार पड़ता है तो पूरा घर परेशान होता है, काम पर प्रभाव पड़ता है, पैसे खर्च होते हैं, हॉस्पिटल्स जाने पड़ते हैं, दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। और इन सब परेशानियों के बावजूद जो व्यक्ति बीमार है उसके कष्ट को कोई नहीं बांट सकता। यदि बच्चे को सर्दी खांसी भी हो जाए तो भी उसके कष्ट को उसकी माँ तक नहीं बांट सकती। यानी स्वस्थ जीवन सफलता की सबसे इम्पॉर्टेंट कड़ी और पूंजी है। क्योंकि यदि हम स्वस्थ हैं तो हमारे स्वास्थ्य की वजह से किसी को कोई परेशानी नहीं। इसलिए सफलता और सफल जीवन ये दोनों अपने बच्चों को देने के लिए हमें इस बात में जागरूकता लानी पड़ेगी कि हम उनको एक अच्छा स्वास्थ्य कैसे दें, और लगातार इस पे हमें प्रयास करना पड़ेगा। प्री स्कूल की दृष्टि से, यानी 0 से लेकर 5 वर्ष की जो बच्चे की अवस्था है, यहाँ जो फूड हैबिट्स डेवलप हो जाएंगे बच्चे के, वो उनके संस्कार में चले जाएंगे, वो उस पर जीवन भर आश्रित रहेगा। इसीलिए इस अवस्था में माताओं को अत्यधिक जागरूक रहना होगा कि उनके फूड हैबिट्स हम क्या डेवलप करें। 2 चीज़ें हैं, एक फूड हैबिट्स है, एक ईटिंग हैबिट्स है। फूड हैबिट्स यानी वो कौन कौन सा भोजन उसके स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा होगा, और ईटिंग हैबिट्स यानी डिसिप्लिन्स क्या हो लाइफ में, भोजन करने के समय क्या हो, तरीका क्या हो, क्लीनलीनेस हो या नहीं हो, ये आदि आदि चीज़ें। तो इसलिए आज का जो टॉपिक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हर माँ को, हर पेरेंट्स को इस टॉपिक को ध्यान से सुनना है और समझना है, इसके तत्व में जाने का प्रयास करना है। अपने पूर्वाग्रह यानी पहले से जो आप अपने मन में बसाए हुए हैं, आपके अपने जो हैबिट्स हैं, उन सब से बाहर आकर एक न्यूट्रल अवस्था में आपको ये सुनना है कि आपके बच्चे के लिए क्या आवश्यक है या क्या भला है। उसी पे आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप पहले फर्स्ट नर्सरी में हम बेसिकली फूड आइटम्स के वोकैबुलरी बच्चों के लाइफ में इंट्रोड्यूस करेंगे। जूनियर केजी में उन इंडियन फूड आइटम्स जो हमारे हैं उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, और सीनियर केजी में जो हैबिट्स हैं उसके चारों तरफ हम चर्चा करेंगे। तो 3 चरण में बच्चे को हमको ट्रेन करना है फूड के अराउंड। आपको इस बात को समझना है कि फूड पे हमारे ट्रेडिशंस ने, हमारे शास्त्र ने, हमारी परंपरा ने, हमारे ज्ञान, भारत के ज्ञान ने अलग अलग तरह के दर्शन दिए हैं। लोक कहावतें हैं, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा आहार वैसा विचार। अन्नात भवन्ति भूतानि, अन्न से ही हमारी रचना होती है। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, यानी हमारे जो आहार हैं, भोजन है, वो युक्त रहा तो आगे की जो जर्नी है
वो सब सफल होती है। तो अन्न एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि हमें क्या भोजन, हमें क्या खाना है, कैसे खाना है, और किस प्रकार के भोजन से हमारे स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है। ये मेडिकल साइंस सिर्फ और सिर्फ मेडिकल साइंस का विषय नहीं है, ये बिहेवियरल साइंस का भी विषय है, ये साइकोलॉजिकल साइंस का भी विषय है, ये हेल्थ का विषय तो है ही है। इसलिए ये एक प्रैक्टिकल ज्ञान है जो आप सबको लेना है। हम लोगों के जीवन में बीमारी इस प्रकार प्रवेश कर गया है कि हर कोई डायबिटिक होता जा रहा है, हाइपरटेंशन का शिकार हो रहा है, ब्लड प्रेशर हो रहे हैं, कार्डियक प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। ऐसे अनेक अनेकों प्रकार के समस्याएं जो है वो आम होता जा रहा है, कॉमन होता जा रहा है। इसके पीछे एक इम्पॉर्टेंट जो रीज़न है वो ये है कि हम वनस्पति जगत से दूर हो गए, यानी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की जो एक प्राकृतिक व्यवस्था है उससे हम बाहर एक आर्टिफिशियल व्यवस्था में आ गए। हमारा जो फोकस किसानों पे था, अन्न पे था, फल पे था, सब्जी पर था, वहाँ से हटकर इजी वे ऑफ एक्सेस प्रोटीन लेने के चक्कर में पोल्ट्रीज पे, चिकन पे, नॉनवेज पे, इस अंडे पे, इसके तरफ चला गया। और हमें ये लगा कि हमने यदि इन वस्तुओं को ले लिया तो हमारे जीवन, हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा। ऐसा हुआ नहीं। और पूरा पॉपुलेशन आज बीमारी की तरफ बढ़ रहा है। फोकस हट जाने की वजह से जो वेजिटेबल्स आ रहे हैं, जो फ्रूट्स आ रहे हैं, वो ऑर्गेनिक नहीं है। ऑर्गेनिक यानी उनको उपजाने में केमिकल्स के प्रयोग किए जा रहे हैं, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इन सब का प्रयोग किया जा रहा है। फल को पकाने में अनेकों तरीके के केमिकल्स यूज किए जा रहे हैं, कार्बाइड्स यूज किए जा रहे हैं। इससे हमारे जीवन में बीमारी आ रही है। तो जब हमारा फोकस, हमारा ध्यान इस बात पे जाएगा कि हमारे स्वास्थ्य के लिए ये सब्जी, ये फल, ये इंपॉर्टेंट हैं, तो ऑटोमेटिकली हम उसकी प्योरिटी की तरफ काम करना शुरू करेंगे। समाज की टेंडेंसी उस तरफ बढ़ेगी। तो बच्चों के लाइफ में फर्स्ट ईयर में हम जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। जो अगला स्लाइड है वो भी आप देखेंगे, वो फ्रूट्स के लिस्ट है। तो जो कॉमन वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं और जो कॉमन फ्रूट्स अवेलेबल हैं हमारे चारों तरफ, उसकी वोकैबुलरी, उसको बच्चे के जीवन में इंट्रोड्यूस करना, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। अक्सर प्री स्कूल्स में जाने की वजह से ये सारे वेजिटेबल्स के नाम इंग्लिश में ही हम बच्चों को सिखा रहे होते हैं। इसके कारण भी बच्चे भारतीय व्यवस्था से थोड़ी दूर होते हैं। तो इंग्लिश के साथ साथ हमें जो साग, सब्जी और फल हैं, इसके जो हमारे हिंदी या लोकल रीजनल जो नाम हैं प्रयोग में जो लिए जाते हैं, वो भी बच्चों के लाइफ में इंट्रोड्यूस करना है। तो आप ये स्क्रीन में देख रहे हैं कि कुछ सब्जियां जो हैं, कुछ वेजिटेबल्स हैं, कुछ लीफी वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं। इन सब का प्रयोग किचन में आप करते हैं और इन सब के वोकैबुलरी ये इस नर्सरी में बच्चों को इंट्रोड्यूस कराना। तो आप जो प्रैक्टिकल भाषा में जो आप बुलाते हैं वो भी उसे बताना, और बाद में जो बुकिश लैंग्वेज है, यानी जो किताब में जो इस तरह से इंग्लिश में लिखा है, पोटैटो है, टोमेटो है, ब्रिंजल है, लेडी फिंगर है, आदि आदि, ये भी इंट्रोड्यूस कराना भाषा की दृष्टि से। दैट्स ऑल। एक बात और जो ध्यान रखने वाली है वो ये कि फल है, सब्जी है, कई सारे इनमें से सीजनल होते हैं, कई सारे इसमें से रीजनल होते हैं। यानी सेब जो है वो विशेष प्रकार के ज्योग्राफिकल कंडीशंस में
उसकी उपज होती है। उसी तरीके से संतरा है या अंगूर है, ये एक पर्टिकुलर क्षेत्र में इसकी उपज अत्यधिक होती है। नारियल एक अलग व्यवस्था में उसकी उपज होती है। कुछ ऐसे फल हैं जो हर जगह उपजाए जाते हैं, जैसे आम है, वो पूरे भारत में कहीं न अलग अलग वैरायटी में, मगर हर जगह हमें आम के पेड़ दिख जाते हैं। केले हर जगह उपज जाते हैं। अनार हर जगह मिल जाता है हमें। तो ऐसे ये दो जो अवस्था है, एक रीजनल और एक सीजनल। तो जो फल है, पर्टिकुलरली फ्रूट्स जो है, उसका प्रयोग सीजनल ही होना चाहिए। यानी जैसे खीरा है या वाटरमेलन है, ये गर्मियों में आता है, इसका प्रयोग सर्दी में नहीं होना चाहिए। यदि सर्दी में बिक रहा है तो आप उससे बचें, वो प्राकृतिक व्यवस्था में ग्रो किया हुआ फल नहीं है फिर। तो हमें प्रकृति और फल दोनों को समझ के उसका प्रयोग करना चाहिए। जो गर्मी में आने वाले फल हैं उसे गर्मी में ही प्रयोग करें। अक्सर मुझे ये देखने को मिल रहा है, आपको भी ये देखने को मिल रहा होगा कि जनवरी महीने से ही पके पके आम बाजार में आ जाते हैं। यहाँ समझ लेना चाहिए ये प्राकृतिक व्यवस्था में नहीं आ रहा है। हापुस आम आ रहे हैं जनवरी में पके हुए, संभव ही नहीं है। उसके पकने की एक प्राकृतिक व्यवस्था है, उसके बाद ही उस आम का प्रयोग हमारे जीवन को लाभ पहुंचाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल है। ऐसे हर फल के ऊपर हमें यह ध्यान देना पड़ेगा कि किस सीजन में कौन सा फल वो उपयोगी है, जो प्रकृति से आ रहा है, हमें उसका प्रयोग वही करना है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। दूसरा, समय का ध्यान रखा जाता है फल के प्रयोग में। जैसे जनरली रात के समय फल को अवॉइड किया जाता है। हम ज़्यादा इसके मेडिकल साइंस और फिलॉसफी में नहीं जाएंगे। जो ट्रेडिशनली परंपरा से हमें समझ में आया है और जिस परंपरा ने हमारे पूर्वजों के स्वास्थ्य को बनाए रखा है, उसके अकॉर्डिंगली भी हम कुछ चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि फल तो अवेलेबल है। जो सेकंड एस्पेक्ट फूड का है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से बाहर, वो है अन्न का, ग्रेन्स एंड सीरियल्स का। लार्जली हमारा डाइट इसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। ग्रेन्स यानी चावल के आइटम्स होते हैं, ज़्यादातर भात होता है, इडली होता है, अन्य आइटम्स होते हैं चावल के, या फिर गेहूं होता है तो रोटी है, पूड़ी है, पराठा है, आदि आदि जो भी आइटम्स होते हैं, ये हमारे फूड के, मेन फूड के ये मेजर पार्ट होता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सप्लीमेंट की तरह से आता है। आज के डाइट, जो डाइट हैबिट्स हैं उसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। तीनों इंपॉर्टेंट है। हम कैसे इसको, कौन सा ज़्यादा रखें कम रखें, ये एक अलग बात है, उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन ये जो ग्रेन्स एंड सीरियल्स हैं, बच्चे इसके प्रोडक्शन व्यवस्था से भी बहुत दूर हो चुके हैं। ये ज़्यादातर ये फार्मिंग के एस्पेक्ट, फार्मर्स के बड़े बड़े जो लैंड है वहाँ से आते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स छोटे छोटे जगह से भी उपजाए जा सकते हैं, मगर ग्रेन्स और सीरियल्स बहुत बड़े बड़े खेत में उपजते हैं। आज के व्यवस्था में एक एग्रो टूरिज्म नाम से एक कल्चर जो है वो इवॉल्व हो रहा है। ये बहुत अच्छा है। शहर में बच्चों को गांव की तरफ ले जाना, वहाँ 2 दिन रहना, वहाँ की व्यवस्था में किसी किसी के घर जो है वो खाना, उनका नेचुरल जो प्रोड्यूस किया हुआ खाना उसको खाना, और फील करना कि हम जो शहर में खा रहे हैं और जो गांव में खा रहे हैं, दोनों के खाने के क्वालिटी में कितनी डिफरेंस है, और गांव का खाना जो है कितना स्वास्थ्यवर्धक है, कितना टेस्टी भी है। और फिर खेत में जाना, देखना कि किसान कैसे काम करते हैं, अनाज कैसे उपजते हैं। तो इससे बच्चे की जो जागरूकता फूड के प्रति है, नेचुरल फूड के प्रति है, वो बढ़ेगी। वो गांव की तरफ भी थोड़ा मूव करेगा, खेत की भी इंपॉर्टेंस उसके लाइफ में आएगी, और फार्मर्स को वो समझ पाएगा कि फार्मर्स की वजह से हमारी अस्तित्व है। आज़ादी के समय या उसके पूर्व
इस देश का एक मेजर पॉपुलेशन फार्मिंग में था, और आज लेस देन 15% ऑफ पॉपुलेशन फार्मिंग में है, और वो भी यंग पॉपुलेशन नहीं है। यानी यदि हम हमारा ये देश और हम इस खाने के लिए इंपोर्ट पे निर्भर हो जाएं, दूसरे देश पे निर्भर हो जाएं, तो इतना बड़ा पॉपुलेशन कोलैप्स कर सकता है। हेल्थ की दृष्टि से बीमार ग्रस्त हो सकता है सबके सब। इसलिए अन्न और इसके प्रोडक्शन पे हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा, और आने वाले जनरेशन यानी हमारे बच्चों में इसकी महत्वता को डालना, उसको संस्कारित करना, ये उद्देश्य होना चाहिए। वोकैबुलरी केवल इंट्रोड्यूस करना जो दूसरे प्री स्कूल्स में होते हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप नहीं भी करेंगे इंट्रोड्यूस तो भी वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि वो बाजार जाएगा तो सामान खरीदेगा तो उसे समझ में आ जाएगा कि इसको गेहूं कहते हैं, इसको चावल कहते हैं, इसको दाल कहते हैं। और आप इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा उसे पिक्चर दिखा करके कह सकते हैं ये राइस है, ये वीट है, परंतु इसकी इंपॉर्टेंस को उसके प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे लाना है, इसको संस्कारित करने के लिए एग्रो टूरिज्म जैसी व्यवस्था, इसका लाभ उठाने का प्रयास करें। टूरिज्म भी बढ़ेगा और टूरिज्म गांव की तरफ जाएगा, प्रकृति की तरफ जाएगा, प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ जाएगा। ये हमारे बच्चों के जीवन में होना चाहिए। नर्सरी में आपने जो नेचुरल फूड आइटम्स हैं वो इंट्रोड्यूस किया, जैसे वेजिटेबल्स के नेम हैं, फ्रूट्स के नेम हैं आदि। जूनियर में आने के बाद जो सीरियल्स हैं, ग्रेन्स हैं, इसके नाम इंट्रोड्यूस किए, और इसके साथ जो प्रिपेयर्ड फूड आइटम्स हैं, जो पर्टिकुलरली अपने भारत देश की विशेषता है और विशेष व्यंजन सब हैं, उसको हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरे प्री स्कूल्स में इंग्लिश कंट्री बेस्ड करिकुलम होने की वजह से हमारे भारतीय व्यंजन के डिटेल्स उसमें जनरली नहीं होते। अनेकों प्रकार के मिठाइयाँ हैं, अनेकों प्रकार के डिशेस हैं। गाय केंद्रित जो डिशेस हैं वो भारतीय व्यंजन की एक विशेष व्यवस्था रही है, जैसे मिठाई है, दूध है, दही है, मक्खन है, छाछ है, और इसके साथ साथ पनीर है, अन्य मिठाइयाँ हैं, या अन्य जो भोज्य वस्तुएं हैं। ये गाय केंद्रित वस्तुएं जो हैं, ये विशेष तरीके से बच्चों को बताना चाहिए कि हमें गौ से ये सारे भोजन, और ये जो A2 टाइप मिल्क का जो आप प्रचलन देख रहे हैं, ये विशेष तौर पे अपने भारतीय देसी गाय के जो मिल्क हैं उसी को A2 टाइप मिल्क कहा जाता है, क्योंकि हमने अपने संस्कृति से गौ के इम्पोर्टेंस को खो दिया और गौ के इन प्रोडक्ट्स के ऊपर जीवन को आधारित करने की जगह गौ मांस की तरफ बढ़ गए। इसलिए जो A2 टाइप मिल्क है आज इतने महंगे रेट में हमको अवेलेबल हो रहे हैं, क्योंकि गाय की संख्या कम हो गई है। इसकी डिमांड तो है हेल्थ की दृष्टि से, परंतु सप्लाई वो कम है। तो गौ की संख्या जब हम डिमांड और बढ़ाएंगे और हमारा ध्यान हमारी जो हैबिट्स हैं ये इसके अराउंड आएगा, हमारे कंजम्पशंस गाय आधारित प्रोडक्ट्स के ऊपर रहेंगे, तो इसके सप्लाई भी इम्प्रूव होंगे, गौ पालन भी जो है बढ़ेगा, और बच्चों में गाय के प्रति जो संवेदना है वो भी बढ़ेगी। मातृत्व की भावना जो गाय प्रस्तुत करती है हमारे जीवन में, वो बच्चे अनुभव कर पाएंगे। तो अन्य जो व्यंजन है ये भी हम जूनियर केजी में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सीनियर केजी में फूड आइटम्स से आगे निकल के फूड के अराउंड जो बिहेवियर है इसके ऊपर बच्चों को हम ट्रेन कर सकते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में
बर्तन को अच्छे से धोना, उसे साफ सुथरा रखना, भोजन के पहले अपने हाथ पांव को धोना, इस बात का ध्यान रखना कि हमारे नाखून कटे हों। ये सब हेल्थ एंड हाइजीन, ये हमारी सांस्कृतिक व्यवस्था रही है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारे भोजन के अराउंड जो हमारी व्यवहार रहा है, वो रहा है भोजन मंत्र। वेस्टर्न फिलोसॉफी में टेबल एटिक्वेट्स आते हैं। बुरा कुछ नहीं है, परंतु उसमें जो गैप्स है, वो भोजन मंत्र के करने से वो गैप जो है वो खत्म हो जाता है। तो वो गैप क्या है कि टेबल एटिक्वेट्स बेसिकली टेबल पे बैठने और चम्मच का प्रयोग और थाली में भोजन कैसे रख रहे हैं या बांट रहे हैं उसके ऊपर है। लेकिन भोजन मंत्र अन्न में प्राण देखने की व्यवस्था है, अन्न में ब्रह्म देखने की व्यवस्था है, अन्न से हमारी सृष्टि होती है, ऐसी एक साइकोलॉजिकल धारणा जो है उसका निर्माण होता है। और इसीलिए अन्न के प्रति एक रेस्पेक्ट की भावना जो है वो बनती है। वो उस मंत्र की शक्ति है जो अपने आप हमारे साइकोलॉजी में ये काम करता है। और उसका एक परिणाम ये होता है कि जनरली हम अन्न को बर्बाद नहीं करते, जितना उचित होता है उतना लेते हैं और इस बात का ध्यान रखते हैं कि हम वेस्ट प्रोड्यूस न करें। इसके लिए कोई हार्ड डिसिप्लिन या ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती। ये मंत्र शक्ति है और मंत्र उच्चारण और जो भोजन मंत्र की डिसिप्लिन है उससे स्वतः ही ये डेवलप हो जाता है। टेबल एटिक्वेट्स में आपको अलग से सिखाना पड़ता है। और जनरली टेबल एटिक्वेट्स की जब हम बात करते हैं तो गुड मैनर्स बैड मैनर्स जैसी व्यवस्था में हम फंस जाते हैं, जिसमें ऊंचा नीचा की भावना भी जो है वो साइकोलॉजी में आता है। लेकिन भोजन मंत्र हर किसी के लिए है और इसमें ऊंच नीच की भाव है ही नहीं। ये गुड मैनर्स और बैड मैनर्स की व्यवस्था नहीं है। ये अन्न के साथ हम कैसे पूर्ण हो सकें, अन्न हमें कैसे पूर्ण कर सके, इसकी व्यवस्था है भोजन मंत्र। इसलिए भोजन मंत्र ये अर्ली स्टेज में यदि हम बच्चों को सिखा देते हैं तो पूरे लाइफ अन्न के साथ उसकी जो रिलेशन है, उसकी इमोशंस है, उसकी जो डेवलपमेंट है वो पूर्ण रहता है, डिसिप्लिन्ड रहता है, अपने आप डिसिप्लिन्ड रहता है। इसके साथ साथ जो एक इंडियन पोस्चर है बैठने का, ये तो खैर आज की तारीख में चॉइस है, आप टेबल पे डिनर टेबल पे भी बैठ सकते हैं, डाइनिंग टेबल पे, बट जो इंडियन पोस्चर है उसकी अपनी एक एडवांटेज जरूर है। जब हम पद्मासन में बैठते हैं तो पद्मासन अपने आप में हमें एक ऐसी डिसिप्लिन में बांध लेता है कि हम भोजन करते समय बहुत सारी बातें नहीं करते, शांत और चुप रहने का प्रयास करते हैं। भोजन पे ध्यान केंद्रित रहता है और भोजन हम अच्छे से लेने की जो प्रक्रिया है वो प्रवृत्ति डेवलप हो जाती है पद्मासन में बैठने से। ये टेबल पे नहीं डेवलप होता है। टेबल पे हमें ट्रेन करना पड़ता है, बोलना पड़ता है, समझ फोर्स करना पड़ता है। तो एक डिफरेंस है ये भारतीय व्यंजन, भारतीय व्यवहार में और वेस्टर्न टेबल एटिक्वेट्स में, ये कल्चरल डिफरेंस है। खैर वो डाइनिंग टेबल पे बैठे या नीचे बैठे ये तो फिर भी चॉइस है, परंतु भोजन मंत्र ये अवश्य बच्चों को सिखाने का प्रयास करना चाहिए। ये हमारे भारतीय जो परिवेश है इसकी ये शक्ति होगी कि जो डिसिप्लिन है, फूड हैबिट्स हैं, ईटिंग हैबिट्स हैं, ये व्यवस्थित हो जाएगा अपने आप, हमें बहुत प्रयास नहीं करना पड़ेगा। आखिरी में आपको ये समझना अब आवश्यक हो जाता है कि भोजन को आप कैटेगराइज कैसे करेंगे। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं। हमें लगता है हम सब कुछ खा सकते हैं क्योंकि मनुष्य हैं, परंतु जो सदियों का रिसर्च है उसने हमें क्या ज्ञान दिया है इसके विषय में, और मॉडर्न मेडिकल साइंस इसके विषय में क्या बोलता है,
क्या ये दोनों कंपैरेटिव एक दूसरे से तालमेल खा सकते हैं? मॉडर्न मेडिकल साइंस जैसे जैसे प्रोग्रेसिव होता जा रहा है, जैसे जैसे मैच्योर होता जा रहा है, वो हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम के करीब आता जा रहा है। इसके दो प्रमाण हैं। मॉडर्न मेडिकल साइंस में पीएच वैल्यू के ऊपर काम किया गया है। एक कल्पना ये रखी गई है कि जो फूड आइटम्स है उसके जो रेसिड्यूज हैं वो यदि अल्कलाइन है तो वो हमारे हेल्थ में इंटरफेयर नहीं करता, वो हमें हेल्थ प्रदान करता है। और उसके रेसिड्यू यदि एसिडिक हैं तो हमारे हेल्थ इश्यूज जो है वो क्रिएट करता है। तो ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं जिसके रेसिड्यू जो है वो एसिडिक हैं, और ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं जिसके रेसिड्यू जो है वो अल्कलाइन है? तो मॉडर्न मेडिकल साइंस जनरली जो जितने शाकाहारी व्यंजन हैं वो यदि नेचुरल फॉर्म में है यानी ऑर्गेनिक है तो उसके रेसिड्यू जो हैं वो अल्कलाइन होते हैं, और जितने नॉन वेज हैं या तीखे भोजन हैं, बासी भोजन है, इस तरह के जो है शराब है, ये सारे जो व्यंजन हैं ये एसिडिक रेसिड्यू प्रोड्यूस करते हैं। ये मॉडर्न मेडिकल साइंस की फाइंडिंग है। आप इसकी तुलना हमारे शास्त्रों ने इसके बारे में जो कहा है उसके साथ आप कर सकते हो। जनरली गीता आप सबके पास होगा, तो गीता के 17वें अध्याय में श्लोक नंबर 7 to 9 यानी 7, 8 और 9 और 10th वाला जो श्लोक है 7 to 10th, ये आहार के ऊपर है। और इसमें 3 तरह के आहार बताए गए हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तामसिक वो जो एसिडिक रेसिड्यू प्रोड्यूस करते हैं, सात्विक वो जो अल्कलाइन रेसिड्यू प्रोड्यूस करते हैं। इसके और भी डिटेलिंग जो है वो गीता में किए गए हैं फूड टाइप के। यहाँ वेज नॉन वेज की चर्चा नहीं है, परंतु फूड के टाइप के ऊपर में विशेष तरीके से ध्यान दिया गया है। वो आप पढ़ ले, मैं बहुत शॉर्ट में आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। आयु, जो सात्विक भोजन है उसकी क्वालिटी बताई गई है, जो आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति, विविधना, रस्या, स्निग्धा, स्थिरा, हृदया, आहारा, सात्विक प्रिया। जो हृदय को प्रिय हो, जो हमारी बुद्धि को स्थिर करता हो, जिसमें से किसी प्रकार का दुर्गंध नहीं, सुगंध आ रहा, उसकी जो ओरिजिनल खुशबू है वो आती हो, जो फ्रेश हो, जिसमें रस हो, जो जीवंत हो, जो हमें जीवन प्रदान करता हो, जिससे डायरेक्ट हमें जीवन आता हो, सेकेंडरी सोर्स नहीं हो, प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइफ हो, ऐसे भोजन जो है वो सात्विक है। हम ये सब जानते हैं कि जो प्लांट है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइफ है, एनिमल जो है वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइफ है। यानी एनिमल्स प्लांट पे डिपेंडेंट है, फिर हम एनिमल पे जाते हैं तो वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइफ आता है। तो जो सात्विक भोजन है वो शाकाहार व्यंजन जो है वो सात्विक भोजन है, और उसमें भी जो ग्रेन्स एंड सीरियल जो हम पकाते हैं भोजन वो फ्रेश हो, जितना फ्रेश हो उतना स्वास्थ्य के लिए वो लाभदायक होगा। अभी राजसिक भोजन आता है, उसके जो कैटेगरी है वो दिए हुए हैं कि संस्कृत में जाने की जगह मैं भावार्थ पे जाता हूं कि जो कड़वा हो, खट्टा हो, तीखा हो, गरम हो, रूखा हो यानी सूखा हो और दाहकारक हो, ऐसे जो व्यंजन है वो जनरली हमारे अंदर दुख और चिंता जैसे अवस्था को उत्पन्न करते हैं, रोग को उत्पन्न करते हैं, रोग के कारण होते हैं। तो आज की कैटेगरी में हम यदि देखें तो ऐसे कौन से व्यंजन हैं? ज़्यादातर जंक फूड्स इस कैटेगरी में आते हैं। जो पैकेज्ड फूड हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि रस युक्त फूड जो है, फ्रेश फूड जो है, जो हमने फर्स्ट कैटेगरी में सात्विक, जो उसकी अवस्था पैकेज्ड फूड के अंदर में आ ही नहीं सकती है। तो जितने चिप्स हैं, कुरकुरे हैं, आप पिज़्ज़ा खाते हो, बर्गर खाते हो, स्वीट्स खाते, चॉकलेट्स खाते हो, बिस्किट्स हैं,
ये जितने पैकेट्स में आ रहे हैं, मैगी है, ये जितने पैकेट में आ रहे हैं, ये सब राजसिक भोजन के अंतर्गत आते हैं और ये रोग और एक नकारात्मक जो विचार है उसको उत्पन्न करने वाले जो है ये वो व्यंजन है। और तीसरा जो गीता कहता है कि वो जो अधपका हो, रस रहित हो, दुर्गंध युक्त हो, बासी हो और उच्छिष्ट हो, यानी जिसमें प्राण ना हो, ऐसे भोजन वो तामसिक कहलाते हैं। यानी जिस भोजन को हम सड़ा कर खाते हो या जिसमें प्राण ही ना हो, नॉनवेज इस कैटेगरी में आता है, जिससे दुर्गंध आता हो, ऐसे जो भोजन है जो बासी हो, जिसमें रस नहीं हो, ये तामसिक भोजन होते हैं और ये हमारे अंदर तमस गुण को प्रवृत्त करते हैं, यानी आलस्य है, प्रमाद है, रोग है, जो बुद्धि का विकास नहीं होने देते। ये इस तरह के जो भोजन है, व्यंजन है, इसकी व्यवस्था है। हम इस कैटेगरी को यदि ठीक से समझ जाएं तो विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ वेज, नॉन वेज और पैकेज्ड फूड और फ्रेश फूड और दिस और दैट, हम स्वयं ही भोजन को कैटेगराइज कर सकते हैं कि इस प्रकार के भोजन हमारे बच्चों के लिए अच्छा है। अब प्रश्न ये आता है कि हम अपने बच्चों को सात्विक भोजन के संस्कार में कैसे ढालें। तो आज के सेशन में जिस प्रकार के फूड आइटम्स को आपको इंट्रोड्यूस किया गया है प्री स्कूल्स के कॉन्टेक्स्ट से, वो सब हमारे सात्विक भोजन के कैटेगरी में आते हैं। यानी हमने आपको वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सीरियल्स, ग्रेन्स और इसके ऊपर आधारित, गाय के ऊपर के जो मिल्क के प्रोडक्ट्स के ऊपर आधारित हैं, और ये बाकी जो इसके ऊपर आधारित जो फूड आइटम्स हैं, जो भारतीय व्यंजन है, उसको इंट्रोड्यूस किया है। और प्री स्कूल्स में बच्चे के संस्कार में इन्हीं भोजनों की व्यवस्था उनके मानस में जानी चाहिए। इसके बियॉन्ड हम यदि नहीं देते हैं तो उसके संस्कार में नहीं रहेगा। वो एक्सपोज तो होगा मगर जिद्द नहीं करेगा, उसके ऊपर लालायित नहीं होगा। तो हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि भारतीय व्यंजन, भारतीय संस्कृति और सात्विक व्यंजन में हम बच्चों को बांधें और उनके जीवन पर्यंत उनके स्वास्थ्य के ऊपर इसका जो लाभ है वो उसे प्राप्त हो सके, ऐसा प्रयास करें। नमस्ते।